नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस क्लास 1 to 5 के लिए जो टीआरई हुआ था उसके फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग दोनों में से लिए गए पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। तो 1 to 5 के एग्जामिनेशन में पूछे गए पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द पॉलिटी सीरीज़। हमने टीआरई के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक सीरीज़ शुरू की है। आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, बीपीएससी टीआरई की प्लेलिस्ट है। आपको साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे और उसको हमने क्लास वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। आप उनको पार्ट्स में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी दिसंबर में दूसरा टीआरई कंडक्ट करने वाली है बीपीएससी। ये क्वेश्चन जो हैं वो अगस्त 2023 में लिए गए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन एनालिसिस है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही है, तो दिन बहुत कम बचे हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज ऑल द PYQs एंड वी हैव एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी। तो आइए पॉलिटी के डिस्कशन को शुरू करते हैं। दिस इज़ द पार्ट 1 एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर द सबसीक्वेंट पार्ट्स, ताकि आप कुछ मिस ना करें, आपका पूरा कंप्लीट हो जाए पास्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वाज इफेक्टिवली द परसेंटेज ऑफ इलेक्टोरेट of the adult population of India that could only participate in the elections of members of Constituent Assembly। तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी भारत का संविधान बनाने के लिए, उसमें से अडल्ट पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत जो थे वो इलेक्टोरेट का हिस्सा बन पाए थे। और क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो जो प्रतिनिधि चुनकर के आए थे प्रोविंशियल लेवल्स पे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड लोग, उन लोगों ने वोट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो इलेक्टोरेट जो था वो उन प्रतिनिधियों का था। अब वे कितनी परसेंट आबादी के मतलब वो आबादी का कितना परसेंट हिस्सा बनाते थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 to 15%, ऑप्शन बी है 20 to 25%, ऑप्शन सी है 30 to 35%, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का सही जवाब है 10 to 15% फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेट एनसीईआरटी से पूछा गया है। एनसीईआरटी में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करके एक चैप्टर है, उसमें आपको ये टर्म मिल जाएगा एज इट इज़ कि कितनी परसेंट आबादी थी। 10 to 15% आबादी थी जो इलेक्टोरेट का हिस्सा थी उस वक्त। तो दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी कि क्या पूछा है। द क्वेश्चन सेज Who was the labor minister in जवाहरलाल नेहरूज प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं उस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट थी जो या प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उनमें क्या क्या पोर्टफोलियोज किनको दिए गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारी भारत की पहली कैबिनेट बनी थी, ठीक है, उसके अंदर भी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया और जब हमारे चुनाव हुए और उनके बाद नए प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो हमारा पहला कैबिनेट बनता है। तो इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट, इन दोनों में जो मेजर पोर्टफोलियोज़ हैं, जो मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो किन किन इंडिविजुअल्स को दी गई थी, उस टाइम के फेमस लीडर्स, द हिस्टोरियंस एंड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रीडम फाइटर्स एंड लीडर्स, उन सबको क्या क्या पोर्टफोलियोज़ दिया गया था। इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। बीपीएससी का ये टीआरई में तो पहली बार था, बट उन्होंने दूसरे एग्ज़ाम जैसे वो सर्विसेज एग्जामिनेशन लेती है उसमें कई बार पूछे हैं। तो ये एक बहुत हॉट एरिया है, इससे क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनकी लिस्ट बना करके रख लीजिएगा। दोनों की इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पोर्टफोलियोज़ मिले थे और फर्स्ट कैबिनेट में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ मिली थी किसको। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के सारे ऑप्शंस और सही जवाब। Who was the labor minister in Jawaharlal Nehru's provisional government? ऑप्शन ए है अरुण आसफ अली, बी सी राजगोपालाचारी, सी जगजीवन राम, एंड डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, कि लेबर मिनिस्टर जो थे इंटरिम गवर्नमेंट में और तो और पहले कैबिनेट दोनों में ही बाबू जगजीवन राम थे। इनको बाबूजी भी कहा जाता था। ये बिहार से नेता रहे हैं। और तो बस आपको ये
अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं तो फिर आप आगे इस एरिया को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंटरिम गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट। तो लेबर मिनिस्ट्री किसके पास थी, फूड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास थी, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, मेजर मेजर चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ द मोटो धर्मो रक्षति रक्षतः, लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड। ऑप्शन ए है द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ऑप्शन बी है द इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉ, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इनका मोटो है ये धर्मो रक्षिति रक्षिता। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन. So either you would have known it or not known it. There was hardly a chance of guessing over here. Let's go ahead. The validity of the order of Government of India of the 13th August 1990 for reservation to socially and educationally backward classes was decided in which of the following years? Option A 1991, option B 1992, C 1993, D more than one of the above, E none of the above. देखिए ये प्रश्न रिलेटेड है टू द रिजर्वेशन सिस्टम एंड हाउ इट ऑल वाज स्टार्टेड. तो 1992 में क्या था कि वैलिडिटी दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एक्ट को, तो एक ऑर्डर को, सॉरी इट वाज नॉट एन एक्ट, इट वाज एन ऑर्डर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में 13 अगस्त 1990 में एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के अंतर्गत सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एक थर्ड कैटेगरी के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था, जिनको मतलब बैकवर्ड क्लास कहते हैं आज के टाइम पे. उस कैटेगरी में 27% रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी, अदर दैन SC एंड ST की रिजर्वेशन जो कि पहले से एग्जिस्ट करती थी. ऐसे प्रावधान थे इस ऑर्डर में. तो इस ऑर्डर को इफेक्ट जो दिया गया, जो कब से स्टार्ट किया गया, कब से ये वैलिड हुई, वो समय है 1992. ये इंदिरा साहनी जजमेंट की बात हो रही है. जो इंदिरा साहनी केस था उसकी जजमेंट 1992 में आई थी और उसके बाद से ये ऑर्डर जो है वैलिड हो गया. ठीक है, ये ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछा हुआ है, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है. डायरेक्टली इन्होंने इंदिरा साहनी जजमेंट का नाम नहीं लिया यहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर किसी को होगा तो. बट इसका सही जवाब है कि 1990 वाले ऑर्डर का, जहाँ से अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलती है, उसकी वैलिडिटी 1992 से शुरू होती है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following basic values was accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution of India? तो इनमें से कौन से बेसिक वैल्यू को पहले ही सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ था, एक्सेप्ट किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डेलिबरेट करने की ज़रूरत पड़ने से पहले ही? ऑप्शन है ए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बी द राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, सी द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव. अब देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंदर डिबेट्स और डेलिब्रेशंस चल रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, उसका पार्ट क्या क्या होगा, कौन कौन से राइट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, किन सेक्शंस पे बल दिया जाएगा, किन पे नहीं देना है. तो बहुत से मुद्दों पे काफ़ी समय तक डिबेट्स चली, किसी पे शॉर्ट डिबेट्स चली और किसी पे कंसेंसस नहीं बना, उनको हटा दिया गया. लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इश्यूज थे, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग राइट्स थे जिनको लेकर के सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पहले से ही राजी थे. एंड द मोमेंट इट वाज टॉक्ड अबाउट कि उस टॉपिक पे बात होती ही वो लोग पहले ही तुरंत मान गए थे, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाले प्रोविजंस, ये वाले फीचर्स तो होने ही होने चाहिए, बिकॉज दे वर वेरी बेसिक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन अ नेशन. तो उन ऑप्शंस में देखा जाए कि वो कौन से मुद्दे थे, तो ये जो ऑप्शन 1 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लिखा है ये था, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी ये भी था, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ये भी था. तो ये 3, और इनके अलावा भी कुछ 1-2 और मुद्दे थे जिन पर लेकर के कंसेंसस या एक्सेप्टेंस जो था सारे मेंबर्स को पहले ही से बना हुआ था उनके मन में. तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि दीज ऑल वर द वैल्यूज विच वर एक्सेप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. Next question is, which of the following is assured mainly by the fraternity in the preamble of the Constitution of India?
तो ये टर्म फ्रेटर्निटी, तो जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, that one which starts now, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular and democratic republic to ensure its citizen. तो ये जब हम पढ़ते हैं उसके बाद हम वैल्यूज़ देखते हैं ना, जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, तो कौन कौन से फ्रेटर्निटी को अश्योर करती है प्रियम्बल, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन बी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑप्शन सी है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए, अगर आपको वैसे तो मुँह ज़बानी याद होना ही चाहिए प्रियम्बल, हमारी हर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पर होता है, मतलब शुरुआत के पेजेस में होता है, तो यू शुड हैव गॉन थ्रू इट वंस, लाइक रीडिंग एवरी टाइम यू ओपन द बुक, इस तरह से याद हो जाता है आसानी से। और नहीं किया है अभी तक तो एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले थोड़े उनके वैल्यूज़ को ध्यान से। उसमें आप देखेंगे कि फ्रेटर्निटी जहाँ पे उन्होंने दिया है दैट टू सिक्योर इट्स सिटीजन फ्रेटर्निटी, दैट फ्रेटर्निटी अश्योर्स टू कंपोनेंट्स इनटू इट। पहला है द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरा है द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसको ऐड किया गया था वो 1972 में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 46 अब के पार्डन दैट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ऐड किया गया था इसको। ठीक है, आई मे बी मिसिंग ऑन द ईयर्स, आई फील दैट आई एम मिसिंग ऑन दैट, बट दिस पार्ट वॉज एडेड बाय एन अमेंडमेंट। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पहले से था। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं फ्रेटर्निटी जो है अश्योर करती है। हमारी प्रियम्बल के अंदर किस किस्म की फ्रेटर्निटी अश्योर की जा रही है, तो ऐसे कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी प्रोवाइड की जाएगी एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन भी होगा, बिकॉज बोथ द ऑप्शंस हियर आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रियम्बल जो है वो दोनों किस्म की फ्रेटर्निटी को अश्योर करता है। आगे बढ़ते हैं, ये सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन है। यहाँ से हम सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन देखेंगे, क्लास 1 to 5 वाले टीआरई में पूछा गया पॉलिटी वाला। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट क्या इशू कर सकती है। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इज डेक्री, और ऑप्शन बी है रिट, ऑप्शन सी है ऑर्डिनेंस, डी मोर देन वन, एंड ई नन ऑफ द अबव। तो इन वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज या वायलेट होता है, तो उसके पास एक राइट है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। उसके अंतर्गत एक इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत एक इंसान जा सकता है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, और वहाँ जाकर के ही कैन क्लेम कि उसके राइट्स रिस्टोर हों। तो जब एक इंसान अप्रोच करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्पेशल ऑर्डर्स देती है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। उन स्पेशल ऑर्डर्स को एक नाम दिया गया है रिट। ये रिट होते हैं वो स्पेशल ऑर्डर्स जो कि एफआर को इन्फोर्स कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, रिट्स। 5 किस्म के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरारी, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन। सो यू शुड रीड अबाउट देम इन डिटेल। कई बार क्वेश्चंस उनकी डिटेल्स में से पूछ लिया जाता है, बट फिलहाल के लिए आपको समझना होगा कि कैसे कोर्ट इंश्योर करती हैं। एक और चीज़ की जो रिट्स हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं कर सकती हैं। दूसरा, बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि डेक्री जो है ना, ये कोई भी कोर्ट अगर ऑर्डर देती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट हो, मुंसिफ अदालतें हों या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, उनके ऑर्डर्स को डिक्री कहा जाता है। और ऑर्डिनेंस जो है ये लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो वाली पावर जो कि प्रेसिडेंट तब एक्सरसाइज करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ठीक है, जब कोई भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा सेशन में नहीं है और किसी कानून को बनाने की अर्जेंट ज़रूरत है, उस वक्त जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ये पावर जो है लेजिस्लेटिव पावर के पैरेलल होती है, बिल्कुल बराबर इसका वजन होता है जैसे कि किसी लॉ का होगा जो कि पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन पार्लियामेंट अगर एब्सेंट है, ठीक है, उसी कंडीशन में नहीं है कोई भी सेशन में हाउस, तो ही ऑर्डिनेंस बना सकती है। 6 महीने की लाइफ होती है इसकी, और जैसे ही सेशन में आएगी फिर से पार्लियामेंट, तो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर
बात होगी, इसको या कंटिन्यू करना है या ख़त्म करना है, इसके ऊपर चर्चा होती है। तो आप देख सकते हैं डिक्री और ऑर्डिनेंस तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, तो आप एलिमिनेशन से भी रिट को कर सकते थे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्पेशल ऑर्डर्स जो होते हैं वो रिट कहलाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करती है एफआर के इन्फोर्समेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज़ अवेलेबल टू पीपल बिकॉज, क्यों अवेलेबल है? ठीक है, तो पहला सवाल है टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, it is especially provided in the Constitution of India, and it is implied in the right to freedom of expression, and second last option, more than one of the above, and then E, none of the above. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ना, ये एक इम्प्लिसिट फंडामेंटल राइट है, इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। अब वो कौन सा वाला राइट है? इट इज़ 19A, जो हम राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं ना, उसमें पहला ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ना ये इम्प्लाइड राइट है कि एक्सप्रेस करने के सारे तरीकों को भी हम फ्रीडम का हिस्सा मान लेते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन का हिस्सा मान लेते हैं। तो आप कुछ कह के बताइए, कुछ लिख के बताइए, या प्रेस में छाप के बताइए, यू नो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना। एक्सप्रेस करने का तरीका है ना प्रेस में लिखना। तो जो भी हमको मीडिया में प्रेस में छप करके मिलता है, स्पेशली फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। ठीक है, इम्प्लाइड राइट है, और ये सुप्रीम कोर्ट के सबसीक्वेंट जजमेंट्स में इवॉल्व होकर के आया है। आर्टिकल 21 और ये राइट टू फ्रीडम, ये दोनों सबसे ज़्यादा वास्ट राइट्स हैं। तो चाहे वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, या फिर आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम हो, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग इसके और सारे फैक्टर्स बताएं, इम्प्लीकेशंस बताए हैं कि अच्छा राइट टू साइलेंस, चुप रहना भी एक तरह का राइट टू एक्सप्रेशन होगा। उस तरह से और भी चीज़ों को कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व किया गया है, और ज़्यादा इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसको डिस्कस किया गया है। तो आप एक बार जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आप उसमें देख सकेंगे कि कैसे ये राइट जो है इम्प्लिसिट है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज द ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप OIC स्कीम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन इंडिया? इनमें से कौन से एक्ट्स के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ई नन ऑफ द अबव। तो ये एक्ट जो है 2003 में हुआ था पास। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में। सो इट इज़ जस्ट अ फैक्चुअल क्वेश्चन, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी नोन एज द मेन कॉज ऑफ डिसअपियरिंग द रिजिड कास्ट? ये हमारा अगला सवाल है कि हमारे भारत में रिजिड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इसको ख़त्म करने के पीछे कौन सा मेन कॉज था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, बी है द सोशल रिफॉर्म्स एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी है द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, डी मोर देन वन, एंड ई नन ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी जेनेरिक ऑर्गेनिक सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं इसका आंसर करना। आप देख सकते हैं रिजिड कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने में कौन से मेन कॉजेज़ रहे हैं। तो इस तरह की कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे एक सिस्टम ख़त्म हो रहा है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स प्लेइंग अ रोल इन टू इट। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि हमारे संविधान जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविज़न नहीं है, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, आप प्लेस ऑफ बर्थ के होंगे आप बराबर हैं, तो येस कॉन्स्टिट्यूशन और उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो है वो डिसअपियर करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। फिर सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारे एक्ट्स आए, बहुत सारे ऑर्डर्स पास हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इनफैक्ट प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों एराज में कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। ठीक है, जैसे कि वो एंटी अनटचेबिलिटी, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, जिससे अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया भारत में, वो एक्ट एक सोशल रिफॉर्म के तौर पे देखा जा सकता है। साथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हेन द इक्वालिटी ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस इज मेंटेन, तो ये कास्ट बायस ख़त्म होती है, तो ये जो सोशल बायस है वो ख़त्म होती है। एंड द सी लास्ट ऑप्शन, द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, पढ़ने से, शिक्षा से, एजुकेशन से, ऑफ कोर्स इट ब्रिंग्स एन इंसाइट एंड एनलाइटमेंट इनटू आवर माइंड्स। तो उससे भी कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी को कमज़ोर और डिसअपियर करने में मदद मिलती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं।
इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिसअपियरिंग द कास्ट सिस्टम, इट्स रिजिडिटी इन इंडिया। I beg your pardon for that flaw. आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वॉज क्रिएटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को बनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 2002-03, ऑप्शन बी है 2004, सी है 2005-06, डी मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ना, ये 2004 में बनी थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा और है नहीं बताने का, इट्स बेसिक। आइदर यू वुड हैव नोन द ईयर कि इस साल हुआ था। ऑल्दो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत जो है वो तो हमको पता है 1993 में हुई थी। वो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुई थी। माफ़ करिएगा, मैंने वर्ष गलत बोल दिया। लेकिन ये जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो 2004 में इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी है? ऑप्शन ए है टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट, सी टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ओन चाइल्ड, अपॉर्चुनिटीज टू ओन चाइल्ड। ये जो टर्म है थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। तो इसमें ना ऑप्शन ए करेक्ट है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, और बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे ओन चाइल्ड ये टर्म नहीं है। ऑल्दो देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू एक और एफडी ऐड किया गया था, जिसमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना फंडामेंटल ड्यूटी होगी पेरेंट्स की। बट ये टू ओन चाइल्ड द टर्म इज़ रॉन्ग हियर, इसको मेंशन गलत तरीके से किया गया, इसलिए ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। तो द करेक्ट आंसर इज डी, मोर देन वन ऑफ द। इन दोनों की वजह से ऑप्शन डी सही होता है। ये दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक है, किन्होंने लिखी? ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, सी जीन जैकस रूसो, डी मोर देन वन एंड ई नन ऑफ द अबव। तो ये जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक लिखी है जे रूसो ने, जिनको हम ये यहाँ पे इनका पूरा नाम दिया हुआ है जीन जैकस रूसो पढ़ते हैं। तो इनकी जो बुक है, इसमें ये शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। तो कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ह्यूमन और उनकी सोसाइटी, उनका सिस्टम कैसे बना है, उसके ऊपर है ये थोड़ा। बट आपको बुक का नाम पता होना चाहिए था। अगर आपको आता था तो यू कुड हैव आंसर्ड इट, अदरवाइज देयर वाज नो वे यू कुड गेस। सो अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी फ्रेंड्स। When did the Sri Lanka become independent? Again a very straightforward question. Option A 1945, B 1947, C 1948, D more than one of the above, E none of the above. तो श्रीलंका को है ना 4 फरवरी 1948 में आज़ादी मिली थी, और उस टाइम पे इनको डोमिनियन स्टेटस मिला था, कॉमनवेल्थ के अंतर्गत थी। मतलब दे वर नॉट लाइक ए रिपब्लिक, उस टाइम पे डोमिनियन स्टेटस मिला था, बट येस दे वर इंडिपेंडेंट इन 1948 इटसेल्फ। लेकिन इनका जो खुद का रिपब्लिक है वो इस्टेब्लिश हुआ 1972 में। ठीक है, हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था भारत का, तो हमने ये रूट नहीं चूज़ किया। हमने उस वक्त ही रिपब्लिक बनना चूज़ किया। हमने डोमिनियन स्टेटस के लिए मना कर दिया था हमारे लीडर्स ने। ऑल देयर वाज अ लॉन्ग डिस्कशन एंड डिटेल एंड अ लॉन्ग जर्नी ऑफ दिस ऑल्सो विच यू वुड हैव स्टडीड अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो। बट श्रीलंका को जब आज़ादी मिली थी 1948 में, तो शुरू में उनको डोमिनियन स्टेटस दिया गया था विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। बाद में 1972 के अंतर्गत उनको पूरी आज़ादी मिलती है और वो रिपब्लिक भी बनते हैं, जब ऐसी सिचुएशन जहाँ के उनका प्रेसिडेंट भी उनकी खुद की भूमिका होगा, उनका खुद का सिटीजन होगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी 1948। इस तरह से हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं पॉलिटी के। आप देख सकते हैं ये सिटिंग 1 और सिटिंग 2 दोनों के में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन है, क्लास 1 to 5 वाले जो TRE वाला एग्ज़ाम हुआ था उस क्लास के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ रहा है इसके साथ, और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आप देखिएगा प्लीज़, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी।
चाहे बिहार हिस्ट्री हो, बिहार ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि किस एरिया से करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। आप प्लीज़ करंट अफेयर्स की वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक ओशन है करंट अफेयर, उसमें से आपको छाटना पड़ेगा, फिशिंग करनी पड़ेगी कि कौन कौन सा पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का वीडियो देख लीजिएगा तो एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस एरिया से पूछेंगे। तो आप जाकर के ये वाला वीडियो देखिए, और दूसरे भी टीआरई की सीरीज़ में जो वीडियोज़ बनाए हमने, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल में जाकर। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड वॉच इट एंड स्ट्रेंथन योर प्रेपरेशन। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टफ होने वाला है कंपटीशन। एग्ज़ाम बहुत कम समय में होने वाला है। नवंबर में फॉर्म भरिएगा और दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। सो इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से अच्छी तैयारी शुरू कर दें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।